इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया कि ये जो 25 लोटे थे दे स्टैंड डिस्क्वालिफाइड, यानी वो अब MPA नहीं रहे। इस साजिश का वापस रोल बैक हुआ है। इसी तरीके से हम बाकी जो इस साजिश के नतीजे में जो तब्दीली आई है उसको भी खत्म होता देखना चाहते हैं। आज के फैसले के बाद कोई जवाब बाकी नहीं रहता कि पंजाब की इस वक्त असेंबली चल क्यों रही। इस मुल्क के सबसे बड़े सूबे के अंदर इस वक्त किसी को नहीं समझ में आ रही कि वजीर आला कौन है, किसी को ये नहीं पता चल रहा गवर्नर कौन है। पाकिस्तान के अंदर हमेशा हमेशा के लिए ये छांगा मांगा की मंडियों का जो है वो रास्ता बंद हो गया है। और आज उन लोगों को भी शर्म आनी चाहिए जिन्होंने पाकिस्तान की इस जमहूरियत को गदला किया, जिन्होंने इन ऐवानों की बेतौकीरी की। पंजाब में तो हुकूमत फारिग हो ही गई है, अब वफाक की हुकूमत भी फारिग है। देर ना करें, मुल्क का नुकसान ना करें, बिल फौरी इंतखाबात की तरफ जाएं। आप तो अब आपके घर के अंदर से आवाजें आने लग गई हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एक्सपर्ट में आपको कहेंगे खुशामदीद। में आपके साथ नबीला सिंधु। पैनल का तारुफ करवा दूं, पैनल में शामिल होंगे सलमान आबिद साहब, सरवर बारी साहब और हमें ज्वाइन करेंगे कंवर दिलशाद साहब। सुप्रीम कोर्ट के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बड़ा फैसला सामने आ गया है। इलेक्शन कमीशन ने मुनहरिफ अराकीन की नाअहली से मुतालिक 17 मई को महफूज किया गया फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ने इत्तफाक़ राय से मुनहरिफ अराकीन को नाअहल करार देते हुए डी-सीट कर दिया। 23 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में कहा गया कि अराकीन ने वज़ीर आला के इलेक्शन में मुखालिफ जमात के उम्मीदवार को वोट दिया, जिससे इन्हिराफ साबित हो गया है। इसलिए मुनहरिफ अराकीन के खिलाफ डिक्लेरेशन को मंजूर किया जाता है। फैसले के बाद मुनहरिफ अराकीन असम्बली की रुकनीत ख़त्म हो गई और नशिस्तें खाली हो गईं। पंजाब असम्बली के नंबर गेम पर नजर डालें। सूरत हाल काफ़ी दिलचस्प दिखाई दे रही है। 371 के अवान में 25 अराकीन की नाअहली के बाद तादाद कम होकर 346 हो गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अराकीन 183 से कम होकर 158 पर आ गए, जबकि काफ लीग के 10 अराकीन हैं। PTI और काफ लीग के कुल मिलाकर अराकीन की तादाद 168 हो गई। मुस्लिम लीग नून की 4 मुनहरिफ और 1 खातून रुकन बैरून मुल्क होने की वजह से तादाद 160 है। पीपल्स पार्टी के साथ 3 आज़ाद अराकीन और राह हक पार्टी का 1 रुकन भी हुकूमत के साथ है। हुकूमत की मजमूई तादाद की बात की जाए तो हुकूमत की मजमूई तादाद इस वक्त 172 है। यूँ अब भी हुकूमत को अपोजिशन पर 3 अराकीन की बरतरी हासिल है, लेकिन ये पाकिस्तानी सियासत है, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। इसी मुनासबत से पहला और बड़ा सवाल ये कि मुनहरिफ अराकीन फारिग हमजा वजीर आला रहेंगे या परवेज़ इलाही का चांस बनेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे सरवर बारी साहब, आपका मैं पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगी कि अगर हम नंबर गेम के हवाले से बात करें तो एक कन्फ्यूजन है, इसे दूर कर दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाअहल होने वाले मुनहरिफ अराकीन में 5 मखसूस नशिस्तों पर हैं और ये मखसूस नशिस्तें 20 ज़िमनी इलेक्शन होने के बाद होंगी या इससे पहले PTI को अलॉट हो जाएंगी। सलमान साहब, यही सवाल आपके सामने। देखें, बुनियादी तौर पे तो आज जो इलेक्शन कमीशन का फैसला आया है उसके बाद एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल मुस्लिम लीग नून और PTI और मुस्लिम लीग काफ के जो जॉइंट कैंडिडेट हैं चौधरी परवेज़ इलाही के सामने आ गई है। और दोनों तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि उनको बरतरी हासिल है। और ख़ास तौर पे PTI ने जिन 5 नशिस्तों का आपने जिक्र किया है, मखसूस नशिस्तों का, उनको बुलाकर अगर वो देखें तो लगता है कि वो कहते हैं कि उनकी तादाद ज़्यादा है मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में। अब ये फैसला देखिए, उन लोगों के नाम भी सामने आ गए, क्योंकि आपको पता है इसके इलेक्शन का तरीक़ाकार ये है कि एक लिस्ट होती है, उस लिस्ट में जैसे जैसे ऊपर से लोग नीचे जाते हैं तो फिर नीचे वाले ऊपर आ जाते हैं। तो ये जो नशिस्तें खाली हुई हैं, इनके ऊपर जिन लोगों ने इलेक्ट होना है उनके नाम तो सामने आ गए। अब बुनियादी तौर पर जो है ये एक लेटर जो है तहरीरी तौर पे जाएगा इलेक्शन कमीशन के पास पार्टी सरबराह की तरफ से, और साथ ही इलेक्शन कमीशन उनको नोटिफाई करने की पोजीशन में होगा। अब इसके अंदर कोई कानूनी सुकम है तो मैं उसके बारे में उतना नहीं जानता, कंवर दिलशाद साहब शायद ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि चाहे वो परवेज़ इलाही साहब हो या हमजा शहबाज हो, इस वक्त मुल्क के अंदर जो लार्जर डिबेट हो रही है ना, वो नबीला वो हो रही है कि मुल्क में फौरी तौर पे नए इंतखाबात करवाए जाएं। और ये मंतक जो है ना कि जी सिर्फ मरकज़ में इंतखाबात होंगे और सूबाई असम्बलियाँ काम करती रहेंगी, ये मुझे वायबल नज़र नहीं आती हैं। इसलिए मुझे तो लगता है कि लार्जर डिबेट के अंदर अगर हमने अर्ली इलेक्शन की तरफ जाना है तो फिर एक नेशनल इलेक्शन होगा, क्योंकि इमरान खान की जो तहरीक है वो मरकज़ी इंतखाबात की नहीं है, यानी कि सिर्फ कौमी असम्बली के मेंबरान का इंतखाब करा दिया
दिया जाए, वो पूरे मुल्क में एक जनरल इलेक्शन की बातें कर रहे हैं। और खुद मुस्लिम लीग नून के अंदर से भी अब ये खबरें आ रही हैं कि उनके अंदर भी खासतौर पर नवाज शरीफ, मरियम नवाज और वो जो नवाज ग्रुप है उसके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो रही है कि अगर हमें एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कोई बड़ी सपोर्ट, बड़ी गारंटियां, बड़ी जमानतें नहीं मिलती हैं तो हमें फिर फौरी इंतखाबात का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। अब आप देखिए ना, ये जो कहा गया था कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अंदर इकोनॉमिक हवाले से जो बड़े फैसले किए जाएं जो मुमकिन नजर नहीं आता, और फिर ये कहा गया कि जनाब आप इस तरह की इमरजेंसी लगा दें ताकि कोई जल्द से जुलूस उस तरह से ना हो सके, ताकि इमरान खान की सियासी तहरीक को ख़त्म किया जा सके। तो मुझे ये लगता है इस वक्त पंजाब का जो केस है इसको अगर आप देखना चाहती हैं, समझना चाहती हैं फ्यूचर कॉन्टेक्स्ट में, तो आपको मरकजी सियासत जो इस वक्त कौमी सियासत हो रही है उसके धारों को देखना पड़ेगा, और उसी के कॉन्टेक्स्ट में ही ये फैसला होगा कि पंजाब का मुस्तकबिल क्या है। क्या पंजाब की असेंबली प्रिवेल करेगी, क्या परवेज लाई साहब इलेक्ट होते हैं? आज परवेज लाई साहब ने एक बयान तो दे दिया है कि जिस दिन इमरान खान कहेंगे असेंबली तोड़ने के बारे में तो वो आधे घंटे के अंदर अंदर असेंबली तोड़ देंगे। यानी उनको एहसास है कि मुल्क में इस वक्त नए इंतखाबात की बात हो रही है। तो मुझे लग ये रहा है कि सारा खेल जो है असेंबलियों का, पंजाब का भी कॉन्टेक्स्ट है, बलूचिस्तान का भी कॉन्टेक्स्ट है, ये बात बहरहाल इस्लामाबाद में बैठ के तय होनी है कि क्या हम अर्ली इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। अगर अर्ली इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं तो फिर एक और सिनेरियो डेवलप होगा, और अगर हम ये इलेक्शन 2023 में देखना चाहते हैं तो फिर उसका एक और सिनेरियो डेवलप होगा। इसलिए पंजाब की सियासत को मरकजी सियासत के साथ जोड़कर देखें तो आपको सारी बात समझ आएगी कि अभी जो इबाम बाकी है वो इसलिए इबाम बाकी है पंजाब में क्योंकि अभी मरकज की सतह पर भी इबाम जो है वो दूर नहीं हुआ है। और ये जो बर्तरी है वहाँ पर सिर्फ एक वोट की बर्तरी है। शहबाज शरीफ साहब को 2 वोटों की थी, एक हमारे कराची से जो रुकने कौमी असेंबली एमकेएम के उनके इंतकाल के बाद वो सीट खाली हुई है, तो एक सीट की बर्तरी है। और यहाँ पर भी जो भी आपने नंबर्स पेश किए हैं, एक दो सीटों के ऊपर जाके आकर रुक गई है। सरवर बारी साहब, बात एक बार फिर नंबर गेम्स के ऊपर आ गई है। तो अगर हम बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाअहल होने वाले मुनहरिफ अरकान के बाद जो 5 मखसूस नशिस्तें बचती हैं उन पर ज़िमनी इलेक्शन होने के बाद ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अलॉट हो जाएंगी। ये एक कन्फ्यूजन सी है नंबर गेम्स की, अगर आप इस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं तो। देखिए, जहाँ तक मेरी रीडिंग है लॉ की, उसके मुताबिक तो बहुत वाज़ेह है कि आज तक कभी नहीं हुआ कि नए सिरे से जो सीटें खाली हुई हैं पहले उनको फिल किया जाएगा, जो जनरल सीटें हैं, और उसके बाद जो है वो नॉमिनेशन होगी, क्योंकि ख़वातीन की नशिस्तें जो हैं वो पार्टी को मिलती हैं ऑन द बेसिस ऑफ जो जनरल इलेक्शंस में उनकी सीटें होती हैं उसी तनासब से। तो वो तो जो ख़वातीन या मसीही हमारे दोस्त जो डी सीट हो गए हैं उनकी नशिस्तों पर तो जो लोग पहले से लिस्ट में मौजूद हैं वो खुद ब खुद पार्टी उनके नाम दे देगी और वो आ जाएंगे। उसका कोई तल्लुक नहीं है कि जो जनरल नशिस्तें हैं पहले उनको फिल किया जाएगा और फिर होगा, क्योंकि वो तकसीम इसी हवाले से होती है। लेकिन ये कि बिल्कुल नई नई जो जहतें हैं वो इस क्राइसिस की वजह से सामने आ रही। लेकिन मामला अब ये नहीं रहा जो सलमान आबद साहब भी फरमा रहे हैं, मामला अब ये नंबर्स गेम खत्म हो चुकी है। असल में तो बात है लेजिटिमेसी की, कि जो सेंटर में हुकूमत है और जो इस वक्त पंजाब के अंदर हुकूमत है उसकी जो एक एथिकल लेजिटिमेसी, मॉरल लेजिटिमेसी और एक लीगल और पॉलिटिकल लेजिटिमेसी का बात है, वो तो तकरीबन नापैद हो चुकी है और इसीलिए क्राइसिस है। इसी वजह से अगर थोड़ी सी भी लेजिटिमेसी होती तो जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसके लिए कुछ इकदाम उठा चुके होते हैं, वो नहीं उठाए जा रहे, और इसलिए इतना बड़ा क्राइसिस है पाकिस्तान में कि आप इमेजिन नहीं कर सकते कि सियासी भी है, मुआशी भी है, मुआशरती भी होता जा रहा है। घरों में लड़ाइयाँ चल रही हैं, एक भाई दूसरी तरफ है, एक भाई जो है एक दूसरी तरफ है, मियाँ बीवी जो है भाइयों के दरमियान, बाकी जगहों पर मोहल्लों में। तो एक समाजी सतह पर बहुत बड़ी पोलराइजेशन डेवलप हो रही है और उसको ख़त्म करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि फौरी तौर पर नए इलेक्शंस की अनाउंसमेंट की जाए ताकि सियासी जमातें इलेक्शन की तरफ जाएं और जो भी केयर टेकर गवर्नमेंट आए वो बाकी जो इकोनॉमिक मामले हैं वो उनको तय करे। तो इसलिए ये बहुत ही जो हुकूमत है मैं समझता हूँ पंजाब की जो और सेंटर की है वो कच्चे धागे के साथ लटक रही है, और वो कच्चा धागा आज और टूट गया है और कल वो और मजीद टूट जाएगा। और जो नंबर गेम है, क्योंकि लगता ये है कि पीटीआई इस मामले में ये नहीं करना चाहती कि वो भी जो माजी में होता रहा है कि चंद वोट खरीद कर वो सेंटर में हुकूमत को ओवरथ्रो कर दे, तो सिर्फ उस वजह से है। नहीं तो ये तो बहुत पहले जो है हुकूमत खत्म हो जाती। आज 5 हफ्ते हो गए हैं और
जो अच्छा, बिजली की कंडीशन है, जो है सियासी तौर पर सूरत हाल इतनी गंभीर होती जा रही है, और आज इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद अगर हम हमजा शहबाज की बात करें, हमजा शहबाज अगर एतमाद का वोट लेने के लिए उनको कहा जाता है वो एतमाद का वोट लेना चाहें, तो गवर्नर तो है नहीं है, एतमाद का वोट वो कैसे लेंगे? और क्या ये सूरत हाल भी निकलती है कि वो इस्तीफे देकर दोबारा इलेक्शन कराना पड़ेगा उनको? देखिए इतनी कंफ्यूजन है कि मैं समझता हूँ कि जो सेंटर में हुआ, जो पंजाब में हो रहा है, लगता ये है कि हमारा जो आइन है, हमारे जो इलेक्टोरल लॉज हैं, खासतौर पर जो हमने एक यूनिफाइड लॉ बनाया था 2017 में, इस तरह के क्राइसिस को एड्रेस करने के लिए उसकी जो एक लिमिट थी वो टूट चुकी है। इसलिए बहुत सारे जो नए सवालात पैदा हुए हैं 9 अप्रैल के से लेकर अब तक, उन बहुत सारे सवालात के जवाबात ही नहीं है हमारे लॉ के अंदर। और ये क्रेडिट जाता है जुडिशरी को कि उन्होंने किसी हद तक इस मसले को हल करने की कोशिश की है, लेकिन उसके बाद उनके ऊपर शदीद एतराज़ात आ रहे हैं। लेकिन जहाँ तक आपका सवाल है कि हमजा शहबाज को जो है वो साबित करना पड़ेगा, ये तो कोई भी जो सूरत हाल है इसमें जो पंजाब हाई कोर्ट है उसको जल्दी से फैसला करना चाहिए कि जो गवर्नर मौजूद हैं उन गवर्नर को जो निकाला गया है लेकिन प्रेसिडेंट ने उसके ऊपर साइन नहीं किए, तो बहुत सारी कंफ्यूजन है कि हमजा उसको कैसे करेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है सिवाय इलेक्शन के अनाउंसमेंट करने के। और मुझे यही लग रहा है कि अगर ये 25 लोग जो है ये डी सीट हो गए हैं, तो जाहिर है अगर 5 नशिस्तों पर रिजर्व सीटें हैं और बाकी 20 बाई इलेक्शन करवाते हैं, तो किस तरह बाई इलेक्शन कैसे करवाएंगे? और इसके अलावा जो हमारे कौमी असम्बली के मेंबरान इस्तीफे दे चुके हैं, अगर जो इलेक्शन कमीशन है उसको भी इसका जल्द फैसला करना चाहिए ताकि इस क्राइसिस से निकला जाए, ना कि चीज़ों को पोस्टपोन करना चाहिए। उनको ड्रैग करने की जरूरत नहीं है, जितना ड्रैग करेंगे अदारे उतना ही डैमेज होता जाएगा। एक मेरी आपसे दरखास्त है कि जी मेरी दरखास्त है कि मेरे नाम के साथ फाफन लिखा हुआ है, फाफन को मैंने डिसोसिएट कर दिया है क्योंकि फाफन वाज इन्वॉल्व्ड इन रॉन्ग डूइंग्स, वाज ब्राइबिंग सम इंस्टीट्यूशंस, तो वहां से मैं निकल चुका हूं। ठीक है, हम इसकी तस्दीक कर लेते हैं। और मुल्क की सूरत हाल है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि फिलफौर फैसले किए जाए। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कि मुल्क की मौजूदा सूरत हाल के लिए इलेक्शन कितने ज़रूरी हैं और साथ ही साथ कि पंजाब की सूरत हाल और पंजाब की सियासत क्या रुख इख्तियार करेगी। सलमान आबिद साहब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद जो है वो जमा है और गवर्नर पंजाब भी नहीं है, वज़ीर आला भी ना होने के बराबर है। अब जो पंजाब असम्बली है मौजूदा सूरत हाल में ये कैसे चलेगी? देखिए, मैं तो ज़रा इससे आगे बात करता हूँ नबीला, कि सिर्फ पंजाब असम्बली क्या, ये पूरा मुल्क का जो नया सियासी निज़ाम जो इस वक्त तश्कील दिया गया है ये कैसे चलेगा, ये बुनियादी नौइयत का सवाल है। क्योंकि देखिए ना, अभी तो सिस्टम चल नहीं रहा। पंजाब में आपने खुद ही बता दिया कि गवर्नर का मामला, कैबिनेट वहाँ पे नहीं आ सकी, और वज़ीर आला का अपना इंतखाब, फिर डी सीट्स हो गए 25 के 25 मुनर्रफ अरकान। कौमी असम्बली में भी जो बागी लोग थे वो अपना वोट नहीं कास्ट कर सकते। तो ये पूरा सियासी निज़ाम जिसने भी इस तरह से तब्दीली का जो पूरा हमने एक मॉडल देखा है वो अमली तौर पे मफलूज हो चुका है। यही वजह है कि आप देखिए, बड़ी दिलचस्प बात यह है, इस निज़ाम को चलाने के लिए मुस्लिम लीग नून इस्टेब्लिशमेंट से हमायत मांग रही है और कह रही है कि हमें 2023 तक अगर निज़ाम चलाना है तो आप हमारे साथ आके खड़े हो जाएं, आप हमारी मदद करें सियासी तौर पर, इंतज़ामी तौर पे, माशी तौर पे, वरना अगर हम ये अकेले बोझ नहीं उठा सकते। फिर कहा गया था कि जो सारी इत्तेहादी जमातें हैं वो आके बोझ उठाएं। आप देखिए, पाकिस्तान की सियासी तारीख़ है कि इत्तेहादी जमातें वजारतें तो लेती हैं लेकिन मुश्किल वक्त में हुकूमत के साथ नहीं खड़ी होती हैं। तो यहाँ तो मसला ये आ गया। अब आप मुझे बताइए, जो मालियाती बुरहान है, इसमें कोई आलमी दुनिया में से कोई मुल्क और कोई आलमी माशी इदारा आपके साथ कैसे सपोर्ट कर सकता है इस गैर यकीनी सूरत हाल में, जहां कल की हुकूमत के बारे में पता नहीं है। फिर जो फैसला करना था तेल की कीमतों में इजाफे के हवाले से, वो आप नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपको लगता है ये सारा बोझ मुस्लिम लीग नून के ऊपर चले जाएगा। और अब तो ये खबरें, मतलब इस पर बहस हो रही है, तज्जिए आ रहे हैं कि सारा का सारा मलबा जो है वो मुस्लिम लीग नून पर जो डला है वो कहीं उनकी अपनी मिसकैलकुलेशन तो नहीं, पूरे जो इन्होंने मुहिम जोई पॉलिटिकल एडवेंचर किया है। तो मुझे लगता है ये है कि पंजाब का मामला हो, मरकज़ का मामला हो, बलूचिस्तान
बलूचिस्तान के अंदर देखिए बुरहान पैदा हो गया है, वहाँ तरीके में तमाद पेश हो चुकी है। तो ये सारी सूरत हाल जाहिर कर रही है, जो सरवर बारी साहब ने भी बात की, मैंने भी बात की है, कि इस वक्त जो बुरहान है उसको हम एक आइसोलेशन में ना देखें, उसको सूबों की बुनियाद पे ना देखें। हमें एक लार्जर पॉलिटिकल क्राइसिस का शिकार है, जिसमें पॉलिटिकल क्राइसिस भी है, इकोनॉमिक क्राइसिस भी है और लीगल क्राइसिस भी आ गए हैं। यानी अब आप देखिए ना, गवर्नर की जो तकर्री है उसके ऊपर सदर मुमलिकत जो है वो एक और जगह पे खड़े हुए हैं, हुकूमत एक और जगह पे खड़ी है। तो इस वक्त सियासी, माशी और कानूनी जो बुरहान है, इसका वे आउट क्या है? इसका वे आउट सिर्फ और सिर्फ जो समझ आ रहा है वो यही है कि अब हमें एक फ्रेश मैंडेट की तरफ जाना पड़ेगा, एक नए इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। और अगर आप इस मामले को लेकर इसी तरह लिंगर ऑन लेकर चलते रहे ना, कि किसी तरीके से जिद बना लें कि हमें 2023 तक ये निज़ाम चलाना है, हो सकता है आप निज़ाम को खींच लें, लेकिन उसकी एक बड़ी भारी कीमत सियासी तौर पर और बिलखसूस माशी तौर पर इस मुल्क को पे करनी पड़ेगी, क्योंकि आप बड़े फैसले करने से गुरेज कर रहे हैं और फैसले जो है वो आप एस्टैब्लिशमेंट पे डाल रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट आए और वो ये रिस्पांसिबिलिटी ले। वो क्यों रिस्पांसिबिलिटी ले? आप हुकूमत में आए हैं, आप कहते थे हम तजर्बाकार हैं, आप कहते थे हम माहिरीन हैं, आप कहते थे हमारे पास पूरा रोड मैप है, हम निकाल सकते हैं मुल्क को क्राइसिस से। अब जब आपके पास वक्त आया है तो आप दूसरों पे डाल रहे हैं, चाहे वो इमरान खान की हुकूमत पे डाल रहे हैं, तजर्बे को भी अब आपको साबित करना होगा। कंवर दिलशाद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया कंवर साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो आपसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू यही जानना चाहेंगे, इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज जो फैसला आया है, क्या राय देंगे आप उस पर? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसले को मद्देनजर नहीं रखा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अपना अलहदा फैसला है और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान एक आईनी इदारा है जिसके इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट के बराबर हैं। उन्होंने अपना मेरिट पे फैसला कर दिया, टेक्निकल ग्राउंड को तमाम मुस्तरद कर दिया, इस लिहाज से कि जाहिर है कि उन्होंने अपना वोट कास्ट किया है, नाराज किया है, कावर्जी की है, तो उनको तो 25 सीटों पर उन्होंने हाई करार देते हुए डी सीट कर दिया। उसमें 5 सीटें जो हैं और 20 सीटें जो हैं वो सूबाई असम्बली की हैं। ये बाई इलेक्शन हो जाएगा और चंद रोज के बाद उसका ज़िमनी इंतखाबात का नोटिफिकेशन देगा। पाकिस्तान की आईनी कानूनी जिम्मेदारी है, लेकिन मैं जो बहुत सी बहस से सुन रहा हूँ कि अभी सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के फैसले से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं तो उनके फैसले को एज ए ह्यूमन बीइंग, एक तालिब इल्म की हैसियत से मैं महसूस करता हूँ कि जो हमारी मेजॉरिटी फैसला किया है सुप्रीम कोर्ट ने, वो आइन के खिलाफ वर्जी की है। किसी को वोट को शुमार न करना उसके बुनियादी हक की खिलाफ वर्जी है। उसने अपने 1-1.5 करोड़ वोटों से लिया, वो नुमाइंदा बन के आया, उसको वोट कास्ट उसकी मर्जी है, वो जिसको चाहे वोट दे, उलझा बात है। लेकिन ये कहना जी वोट कास्ट करना है तो कर दें लेकिन शुमार नहीं किया जाएगा, तो आप साथ ये भी कह देते हो वोट कास्ट करने इजाजत ना दी जाए, तो आपने डबल गेम क्यों खेली? आपने ये कैसे कह दिया वोट को कास्ट कर दें, शुमार नहीं किया जाएगा? यानी आप जनरल इलेक्शन में तो टेंडर वोट होता है, चैलेंज वोट होता है, बाकायदा बाद में वोट काउंट कर लिया जाता है। लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बड़े अदब के साथ, जो बड़े लोग हैं, बड़े सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, हम तो मामूली तालिब इल्म हैं, तो ये कोई अलामी फैसला नहीं है कि जिस पर हम ये कहें कि ना बड़ा फैसला बड़ा हो गया, फाइनल हो गया, बाइंडिंग हो गया। ये पार्लियामेंट का काम है। पार्लियामेंट जो है वो अपने 2/3 मेजॉरिटी से इसको रिजेक्ट कर सकती है और आर्टिकल 63A के तहत अपनी डेफिनेशन भी दे सकती है, वोट कास्ट करेंगे या वोट शुमार किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, ये पार्लियामेंट के इख्तियारात में। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान तो आपको आइन में तरमीम नहीं कर सकती, तो कल को तो सारा आइन का ढांचा बदल दिया उन्होंने। जैसे हमारे 2 थे माइनॉरिटी के, उन्होंने कहा आपने तो आइन को रीड्राफ्ट ही कर दिया आपने तो आइन की। तो मैं तो जो 2 माइनॉरिटी के जो जज हैं उनके फैसले की तायद करती हूँ कि हमारे मेजॉरिटी जजों ने आइन की रीड्राफ्ट ही कर दी। कल को ये कह देती पाकिस्तान सदारती इंतखाब होगा जी, हमने हुक्म जारी कर दिया है, मुल्क की सदारत का निजाम कर दिया, हमने हुक्म जारी कर दिया है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के हुक्म को मान लेंगे हम इसको? आईनी ढांचे तब्दील कर दिया उन्होंने, तो किसने इजाजत दी आईनी ढांचे को तब्दील करने की? पार्लियामेंट के पास इख्तियार है, वो सदारती निजाम लेके आए, पार्लियामेंट निजाम लेके आए, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट के पाकिस्तान से इख्तियार नहीं है। ठीक है, राय दे दी, तो राय देने के बाइंडिंग करना, हुक्म दे दिया, ऑर्डर दे दिया, किस बात का ऑर्डर दे दिया आपने? ये तो आपने अपने पूरे हालात के चेंज कर दिया। अभी वोट कास्ट कर ले, शुमार ना किया जाए, ये किस कानून के तहत आपने क्या शुमार कर ले? कहाँ लिखा हुआ आइन के अंदर? तो अगर आप आइन को तस्लीम नहीं करना, आइन को रीड्राफ्ट करना है, तो ठीक है, आप कल को ऑर्डर कर दीजिए, हमने आइन को रीड्राफ्ट कर दिया है। कंवर दिलशाद साहब, मैं भी एक अदना सा स्टूडेंट हूँ सहाफ़त का, लेकिन साथ ही साथ आइन और कानून को भी आप लोगों की राय से ही समझने की और पढ़ने की कोशिश करती हूँ। क्या फिर ये मैं कह सकते हैं हम, या ये तासुर लिया जा सकता है कि अब जो फैसले आ रहे हैं वो किसी प्रेशर की वजह से आ रहे हैं?
पे बात किसके बारे में नहीं है। हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को हमने एक राय दे दी है, एक तालिब इल्म की राय दे दी है, सिविल सोसाइटी को भी चाहिए और तो हमारे जो बार काउंसिल को भी चाहिए कि जनाब इसके ऊपर बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में जाए और 17 रुकनी बेंच फैसला करे कि ये ऑर्डर जो है ये आइन में तरमीम करने के इख्तियार किसने दिए हैं। जस्टिस साकिब निसार के फैसले पढ़ लें, उन्होंने आयशा गुलाली के मसले पर लिखा था कि जनाब उसने जो अपने की है फ्लोर क्लासिंग को दुरुस्त की है क्योंकि वो पार्टी के चेयरमैन के पॉलिसी से खिलाफ करती थी। तो आयशा गुलाली का फैसला चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने लिखा है, तो क्या उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान के फैसले को नहीं पढ़ा? साबिक चीफ जस्टिस को आयशा गुलाली के मसले पर उसने कहा ठीक, उसने वोट दिया है शाहिद खातून अब्बासी को क्योंकि वो अपनी पार्टी के चेयरमैन की पॉलिसी से खिलाफ करती थी वो। तो ये तो फैसला आ चुका है। चीफ जस्टिस इलेक्शन कमीशन ने भी आयशा गुलाली को जो है वो नाहिल करार नहीं दिया था, कहता नहीं उसने ठीक कास्ट किया है वोट अपना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को मद्देनजर रखे तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार ने कहा कि जनाब अगर कोई आदमी पार्टी का चेयरमैन अगर पार्टी के मंशूर से हट जाता है, पार्टी की पॉलिसी के मुताबिक काम नहीं करता, तो अगर वो वोट खिलाफ देता है तो वो डिस्क्वालिफिकेशन में नहीं आता। ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार का फैसला है। तो ये उन्होंने कैसे कह दिया जी वोट कास्ट कर ले, वोट शुमार ना करे, ये किसका कह दिया? क्या वो अपने साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान का फैसला नहीं पढ़ा उन्होंने? तो वो नहीं देखा उन्होंने। पाकिस्तान ने आयशा गुलाली का हवाला दिया, उन्होंने अटॉर्नी जनरल साहब थे खालिद जावेद ने आयशा गुलाली का हवाला दिया कि जनाब ये भी मद्देनजर रखें आप। तो आप कह रहे हैं कि जनाब वोट कास्ट ना करें, वोट कास्ट कर दे शुमार ना करें, ये किस कानून के तहत आप कह रहे हैं, बात कर रहे हैं? ये ठीक है, हमें एहतराम है, उनका बड़ा एहतराम है, हम अपनी राय दे सकते हैं। तो अपनी राय, हमारी राय तो यह है कि जो माइनॉरिटी जजों का फैसला दुरुस्त है और अक्सरियत का फैसला जो है वो आइन और कानून की खिलाफवर्जी है। ठीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के माजरत के साथ इंतहाई शुक्रिया मियां जावेद लतीफ़ साहब, आपने हमें वक्त दिया है। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि इलेक्शन कमीशन ने हमजा शहबाज को वोट देने वाले 25 अरकान असम्बली को डी सीट कर दिया है। अब हमजा शहबाज की जानिब से एतमाद का वोट लिया जाएगा या फिर दोबारा इस्तीफा देकर इलेक्शन कराया जाएगा? उनकी लाइन ड्रॉप हो गई है, हम दोबारा उनसे रब्ता करने की कोशिश करते हैं। बारी साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगी। अगर हम ये बात कर रहे हैं इसी तरह से वज़ीर आला के इलेक्शन के हवाले से, स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ख़ुद भी वज़ारत आला के कैंडिडेट हैं, वो ख़ुद भी इसके उम्मीदवार हैं, तो वो तो इजलास तो वो नहीं चला सकते हैं, वो चेयर नहीं कर सकते। तो डिप्टी स्पीकर के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद जो है वो इस वक्त जमा कराई जा चुकी है। मुनर्रिफ अरकान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कबूल नहीं कर रही है, तो वज़ारत आला का इलेक्शन कौन करवाएगा, कैसे करवाएगा, किस तरह से मुमकिन होगा ये अमल? देखिए, मैंने इसलिए कहा है कि हमारा जो लीगल सिस्टम है वो इस जो इतनी पेचीदा सूरत हाल जन्म ले चुकी है, उसका अगर आप चाहें कि कोई हल निकाला जाए तो यकीनन उसका हल ये नहीं है कि ये कर लिया जाए या वो कर लिया जाए। अभी जो आपने बात की है कि जो स्पीकर थे वो वज़ारत आला के उम्मीदवार बन चुके हैं और जो डिप्टी स्पीकर साहब हैं, जिस तरह वो सारा सेशन हुआ वो भी हमारे सामने है, उसको कुछ हल्के नहीं मान रहे। और जो हमारी अदालतें हैं उसके ऊपर कोई अभी तक फैसला नहीं दे सकी, वो केस पेंडिंग चला आ रहा है, उसकी हेयरिंग होती है फिर ख़त्म हो जाती है। तो मेरा अपना ख्याल है कि मैं कोई लीगल एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि इस क्राइसिस से ये जो फैसला आया है इलेक्शन कमीशन का आज, उससे जो पंजाब की सूरत हाल पहले से बहुत ही दिगरगूं थी। वजीर आला तो चुन लिया गया लेकिन वो कैबिनेट तश्कील नहीं दे रहे क्योंकि गवर्नर साहब जो है कोई मौजूद नहीं है, अगर है तो वो उनकी हेल्प नहीं लेना चाहते। तो नामुकम्मल किस्म की हुकूमत पंजाब के अंदर मौजूद थी और बहुत सारे ऑर्डर्स भी वो कर रहे थे, ट्रांसफर्स भी हो रही थी, उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया है और बहुत सारे जो मुकदमे उनके ऊपर चल रहे हैं, उनके सुना है कि उनके जो दस्तावेजात थी वो इधर से उधर हो रही थी, उनकी फाइलों में से चीजें गायब हो रही थी। तो ये जो सारी सूरत हाल बनी हुई है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि बुनियादी तौर पर हमारा जो लीगल सिस्टम है, जिसका जिक्र आबिद सलमान ने कहा है कि वो एक लीगल क्राइसिस भी है ये, तो ये बुनियादी बात ये है कि इसका तकरीबन अगर हाल आप ढूंढे निकलेंगे तो जब तक अदालतें फैसला करेंगी तो ये बहरान और शिद्दत अख्तियार कर जाएगा। जो पोलराइजेशन जो है समाज के अंदर जन्म ले रही है, उसकी फिर बहुत सारे और उसके इजहार होने शुरू हो जाते हैं। हमें श्रीलंका की सूरत हाल को नहीं भूलना चाहिए क्योंकि जो बड़े मुश्किल फैसले हैं वो हुकूमत लेने से हिचकिचा रही है, नहीं लेना चाहती।
क्योंकि अगर वो मुश्किल फैसले लेते हैं जिसमें तेल की कीमत जो है वो खुद कह रहे हैं, हुक्मरान जो जमात है उसके जो करता धरता है वो कह रहे हैं कि अगर हम करेंगे तो बहुत जो है वो महंगाई हो जाएगी, लोगों के ऊपर बहुत बड़ा बोझ हो जाएगा और चंद $100 मिलियन के लिए बहुत सारी जो लग्जरी गुड्स है वो बैन कर दिए तो उनका टैक्स भी कम हो जाएगा। तो ये ना जाए रफ्तन ना पाए रफ्तन वाली सूरत हाल है। और मैं फिर बार बार कहूंगा कि इसका एक ही जो एक अकली और जो दानिशमंदाना जो फैसला हो सकता है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि फौरी तौर पर जो है वो जो सेंटर में गवर्नमेंट बैठी है वो फौरी तौर पर असेंबली डिसॉल्व करे, प्राइम मिनिस्टर साहब नए इलेक्शंस का अनाउंसमेंट की जाए और ताकि इलेक्शन की तरफ आए। ठीक है। कमर दिलशाद साहब, मनी लॉन्ड्रिंग केस में 25 मई को शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को फर्द जुर्म के लिए तलब किया गया है। उनके ऊपर अगर फर्द जुर्म आयद हो जाती है तो फिर वजीर आजम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की कानूनी हैसियत क्या रह जाती है? देखिए, सबसे बड़ी बार कह रहा हूँ कि जरा अभी हमजा शहबाज की हुकूमत को कोई खतरा नहीं है, इस लिहाज से कि अभी तो ये 20 सीट, अभी जो गवर्नर नहीं है पंजाब में जो कौमी सूबाई असेंबली का इजलास तलब कर सके, स्पीकर के खिलाफ तहरीक में इत्तेमाद है, डिप्टी स्पीकर का इत्तेमाद है, इस वक्त तो आईनी ढांचा तो पंजाब में नहीं है। लेकिन चूंकि वो इलेक्शन हो गया और लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के तहत स्पीकर कौमी असेंबली ने आज हल्फ भी ले दिया, तो उसकी हुकूमत तो बरकरार उस वक्त रहेगी जब नया गवर्नर आ जाता है। जब गवर्नर नया आएगा, अपॉइंटमेंट होगा 1 जून के बाद, तो फिर ये स्पीकर साहब भी या अपने पीटीआई की जो अपोजिशन है वो अगर गवर्नर को ये लिखकर भेजे कि जनाब हमजा शहबाज से कहा जाए कि वो हासिल करें, तो फिर गवर्नर जो हुक्म जारी कर सकता है। लेकिन हमें ये नजर आ रहा है, मैं आपकी वसातत से कहना चाहता हूँ कि जिस तरह प्रेसिडेंट अलवी साहब आइन के साथ खेल रहे हैं और वो अपने वफाकी हुकूमत का जो भी कोई असेंबली जाती है, जो भी एडवाइस जाती है, वो आइन और कानून के दायरा कार में बेशुमार आइन के अंदर अबहम होता है। आइन हमारा जो है वो रोमन आइन है, इसमें बेशुमार अबाम है इसके अंदर। उस अबाम से फायदा उठाकर वो कभी हल्फ नहीं लेते, कभी किसी का नहीं लेते। जो नया जो गवर्नर आएगा वो ये कहेगा अच्छा ठीक है, अभी एतमाद का वोट लेने की जरूरत पेश नहीं आएगी जब तक कि 20 मेंबर जो है सूबाई असेंबली का इंतखाब नहीं हो जाता, ज़िमनी इंतखाबात, उस वक्त तक मैं अदम एतमाद के वोट का मैं ऑर्डर पास नहीं करता। वो भी आइन से खेलेगा। वो भी जो गवर्नर साहब जो आ रहे हैं वो भी बड़े आइन के बड़े माहिर हैं, वो भी खेल खेलते रहेंगे। तो हमजा शहबाज तो हुकूमत करता रहेगा 3-4 महीने तक, जब तक एतमाद का वोट नहीं ले लेंगे या बाई इलेक्शन नहीं हो जाता। बाई इलेक्शन तो होगा। ठीक है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा एजाज चौधरी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शाह चौधरी साहब, वक्त देने के लिए आपसे ये जानना चाहेंगे कि इलेक्शन कमीशन के फैसले पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और क्या इस फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर तनकीद की जाती थी, नापसंदीदगी का इजहार किया जाता रहा, क्या उन एतराज़ात की लिस्ट कुछ कम होगी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी भी अपने मौक़िफ़ पर ही कायम है? जी बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि मेरे बहुत ही मोहतरम है कमर साहब, वो फरमा रहे थे कि सदर ममलिकत जो है वो आइन के अंदर जो है यानी गुंजाइश जो मौजूद है उससे कोई ऐसा फ़ायदा उठा रहे हैं कि जो नहीं उठाया जा सकता। तो मैं पहले पूरी जिम्मेदारी से आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि डॉक्टर आर अलवी साहब बिल्कुल अब तक आज तक एन आइन के मुताबिक जो भी इक़दामात ज़रूरी हैं वो कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की सियासत को अगर लोग जो जानते हैं, ये गालिबन चौथा मौका था कि लोग अपनी वफादारियां तब्दील करते थे, अपनी पार्टी से कमिटमेंट की बजाय वो दूसरी पार्टियों के अंदर चले जाते और डिस्टेबलाइज कर देते सारे पॉलिटिकल सिस्टम को। और मैं ये समझता हूँ कि ये यानी जो 63A था ये दाखिली इसलिए किया गया था कि पॉलिटिकल पार्टीज चूँकि पार्लिमानी निज़ाम है पाकिस्तान में, उनको इस्तेहकाम नसीब हो, इसलिए ये मुख्तलिफ तशरीह का मुतकाज़ी था। चुनाचे सदर ममलिकत ने तो बदरजा उत्तम ये बात सुप्रीम कोर्ट से चाहिए कि वो वजाहत कर दें। पहली वजाहत तो उन्होंने कर दी कि वो वोट नहीं डाल सकते, दूसरी वजाहत इलेक्शन कमीशन ने कर दी है और उसने कहा है कि ये डी-सीट हो गए हैं। चुनाचे मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह अदालतों के फैसले के ऊपर इस बात की इजाज़त है कि आप उसके ऊपर अपनी राय दे सकें, इलेक्शन कमीशन भी सॉर्ट ऑफ अ कोर्ट है, उसके फैसले के ऊपर जो भी तबसरा किया जा सकता है
या तनकीद की जा सकती है, उसे जायज़ करार दिया जाता है। इसलिए आपके सवाल का भी यही जवाब है कि ये तो फैसला यानी डिसीजन टू डिसीजन जो चीज़ हम देखेंगे उसके ऊपर अपनी बात हम कहेंगे। इसमें कोई रुकावट नहीं है, इसमें कोई अखलाकी तौर पे भी कोई ममानियत नहीं है। अलबत्ता मैं ये समझता हूँ कि आज के इस फैसले के नतीजे में जब कोई डी सीट हो जाए तो इसका मतलब ये है कि उतनी तादाद अरकान असम्बली की नहीं रही है। अब इसमें तो कोई शक नहीं है कि इसको बाई इलेक्शन के अंदर जाना है, लेकिन जब तक बाई इलेक्शन के अंदर जाना है तो क्या मुअल्लक रहेंगे? क्या जिसके पास अक्सरियत नहीं होगी तो कोई मैं हमाशुमा उसको अक्सरियत दिला के रखेंगे? अगर अक्सरियत नहीं रहेगी तो वो ज़ाहिर है वज़ीर आला नहीं रहेगा। अब पंजाब का तो मसला ही ये है, ना वहाँ पे गवर्नर है लॉफुल, ना वहाँ पर लॉफुल चीफ मिनिस्टर है। तो आप क्राइसिस को डीपन करने की बजाय आप उसे यानी ऐसा रास्ता इख्तियार करें कि जो आइन इजाज़त देता है, कानून इजाज़त देता है, अदालत इसकी इंटरप्रिटेशन कर रही हैं। इसलिए मैं नहीं समझता कि इसको लिंगर ऑन करना ये कोई पाकिस्तान के मफाद में है। सब जानते हैं कि मुल्क इस वक्त एक मुश्किल सूरत हाल से दो चार है और कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। जो खल्क़ खुदा कह रही हो उसको कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। और कोई अदारा पाकिस्तान का, मैं फिर जोर दे के कहता हूँ, कोई अदारा पाकिस्तान का अवाम की राय को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। चुनांचे मेरी सबमिशन, हम्बल सबमिशन ये है कि पंजाब के अंदर भी फ्रेश मैंडेट होना चाहिए, वफाक के अंदर भी फ्रेश मैंडेट होना चाहिए। आप दुनिया में एक लाफिंग स्टॉक हैं, तमाशा बने हुए हैं, आप इंतखाबात कराएं। ये सारी पार्टियां और सारी की सारी सूरत हाल को कंट्रोल। एजाज चौधरी साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया आपका। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे, साथ रहिएगा।